Hello students. So today we are going to start with the third chapter of our statistics, that is organization of data. As we have already studied about the stages of statistical data collection, so this is the second stage where we are going to organize the data which we have already collected in the collection stage. Right, we have already discussed about the different methods of collection, the primary data collection, the secondary data collection, and its different methods, its merits and demerits. Now when the data has been collected already, it needs to be organized well so that we can make special conclusions on it, we can process it further with the other different stages. So let's get started with this chapter. So let us define what is organization of data. It basically refers to the arrangement of figures in such a form that comparison of mass or similar data may be facilitated and further analysis may be possible. Basically हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डेटा के फिगर्स को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में अरेंज करेंगे, एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे सो दैट कि हम उसमें फर्दर एनालिसिस कर सकें और उस डेटा को स्पेसिफिकली रीड कर सकें. इसका एग्जांपल है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. सो बेसिकली क्लासिफिकेशन से हम ये समझते हैं कि हम डेटा को उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग या उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग उसे ग्रुप में क्लासीफाई करेंगे, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे. अब ये देखते हैं कि हमें क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है. व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हाई इट इज़ ऑलवेज नीडेड. फर्स्ट पॉइंट इज़ टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा. डेफिनेटली क्योंकि हमने जो भी कलेक्शन स्टेज पर डेटा कलेक्ट किया है ईदर फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज और फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज, इट इज़ ऑलवेज अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स्ड. वो एक बिल्कुल रॉ फॉर्म का डेटा होता है जिसका कोई अरेंजमेंट नहीं होता. कभी फिगर्स असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करने पड़ते हैं जो रॉ डेटा में बिल्कुल मिक्सड अप रहते हैं, बहुत हॉट पॉट डेटा होता है. तो यहाँ पर हम उस कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आते हैं सो दैट क्या वो काफ़ी अंडरस्टैंडेबल बन जाए. सेकेंड पॉइंट वही है, टू फैसिलिटेट द अंडरस्टैंडिंग. जितना ज़्यादा डेटा आपका सिंपल होगा, जितना वो एक फॉर्मेट में अरेंज्ड होगा, इट्स बेटर फॉर यू टू फाइंड आउट the conclusion to process it further. Just for an example, आप ये समझो कि आपके क्लास के जो अटेंडेंस रजिस्टर्स होते हैं या whenever you make a list of names, it is always arranged in alphabetical order. Have you ever imagined why? The basic reason is that कि आपको जब भी किसी एक पर्सन का नाम सर्च करना होगा तो आप सिंपल उस अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ पे जा कर के सर्च कर सकते हो, है ना. लाइक इफ़ यू वांट टू सर्च एन पर्सनस नेम मनीष, तो आप ए वाली सीरीज़ में कभी चेक ही नहीं करोगे. यू विल सिंपली स्किप द पेजेस. जहाँ से एम की सीरीज़ चालू होगी वहाँ पर आप जाकर सर्च करोगे कि मनीष का नाम कहाँ लिखा है और उसकी फर्दर डिटेल्स क्या है. That is why we arrange data to facilitate more understanding. और अगर ऐसा नहीं होगा, आपने कहीं भी नेम्स लिखे हैं, कोई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं है, कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, at that moment it would be difficult for you to find a single name or single data. नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू फैसिलिटेट कंपैरिजन्स. डेफिनेटली जब हम स्टैटिस्टिक्स में आगे और सारे कैलकुलेशंस करेंगे तब हम वहाँ पर देखेंगे कि व्हेनेवर वी वांट टू कंपेयर टू डेटाज टू टेल कि कौन सा बेटर था और कौन सा बेटर नहीं था, या किसके फिगर्स ज़्यादा अच्छे थे किसके नहीं थे, किसमें मीन मीडियन मोड ज़्यादा बेटर सीरीज़ में आया है किसमें नहीं आया है. सो वहाँ पर अगर हमें कंपैरिजन शो करना है, सो वी नीड कि डेटा हमारा प्रॉपरली अरेंज हो, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हो. देन टू मेक एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ईजी. डेफिनेटली आप एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ही तभी कर पाओगे जब आपका डेटा प्रॉपरली अरेंज्ड होगा. अगर वो अरेंज्ड ही नहीं है तो आप उसमें कोई एनालिसिस नहीं कर सकते, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल अगर हमें हाइट्स मेजर ही करनी है, हमें हाइट्स का एक डेटा निकालना था, तो अगर हमने हाइट को एक प्रॉपर ऑर्डर में रखा हो, ओके देन स्टार्टिंग फ्रॉम 5 फीट एंड टू 6, तो जितने भी डेटा उसमें आ रहे हैं, जितने हमें हाइट्स के फिगर्स मिलते जा रहे हैं, उसको हम अगर नंबर वाइज अरेंज करते जाएंगे, ओनली देन वी कैन मेक एनालिसिस ऑन दैट. बट अगर हम कहीं भी कुछ भी फिगर्स लिख दें, पहले हमने 6 फीट लिख दिया, फिर हम 5 7 पर आ गए, फिर हम उसके बीच में 5 2 लिख रहे हैं, फिर हम 5 8 पर चले गए, तो इस तरह से अगर हमने हैपहैज़र्ड मैनर में डेटा को लिखा हुआ है तो हम उसमें कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे.
then to arrange and put the data according to their common characteristics. डेफिनेटली हम आगे देखेंगे कि जब भी हम डेटा को क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को कॉमन लेकर के उसके बाद ही ग्रुप्स बनाते हैं. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि वेन एवर यू आर गोइंग टू प्ले अ गेम, और आप कुछ भी क्रिकेट खेल रहे हो या आप नॉर्मल ऐसे अंताक्षरी इस तरह के गेम्स अगर खेल रहे हो, तो आप जो ग्रुप बनाते हो तो आप पहले से सोच कर बैठे होते हो कि फाइन, अगर ये वाला गेम होगा तो दिस पर्सन वुड बी इन माई टीम, या मुझे अगर गेम में अब किसी को टीम चूज़ करना होगा तो मैं उसकी टीम में जाऊंगा जहाँ पर अच्छे प्लेयर्स होंगे. ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि वो जो ग्रुप क्लासिफिकेशन है वो हमारे माइंड में रहता है कि जहाँ जहाँ पर अच्छे अच्छे प्लेयर्स होंगे या जहाँ कॉमन लोग बैठे होंगे, कि उधर पे सारे लोग अगर टैलेंटेड हैं तो ओनली देन विल गो देयर. ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की, कि कितने तरह से हम डेटा को क्लासीफाई कर सकते हैं. तो देयर आर बेसिकली 4 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन विच वी कैन डू. फर्स्ट इज द क्रोनोलॉजिकल, देन स्पैशियल, then qualitative, and then quantitative. So chronological, as the name suggests, chronology means an order of time, a order of date, order of years, order of quarters, month, week. Means whenever you are classifying the data on the basis of time reference, then it means that you are doing a chronological classification. Like अगर हम years के basis पर classification कर रहे हैं कि first year में कितना था, second year में कितना था, तो उस हिसाब से chronological होगा. If you are classifying on the basis of months, कि months first month में production कितना, second month में कितना, third month में कितना, तो कहीं भी time का बार अगर आएगा, so that will come under the classification of chronological classification. सेकेंड इज द स्पैशियल क्लासिफिकेशन. दिस मीन्स आप जियोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पर जब क्लासीफाई करोगे, लाइक अगर हम रेनफॉल को मेजर करते हैं या रेनफॉल का क्लासिफिकेशन दिखाते हैं तो उसमें क्राइटेरियाज होते हैं कि माउंटेन रेंजेस में कितना रेनफॉल है, प्लेन एरियाज में कितना रेनफॉल है, देन साउदर्न रीजन में कितना रेनफॉल है, नॉर्दर्न रीजन में कितना रेनफॉल है. तो इट डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया. सिमिलरली अगर हम क्रॉप प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो भी ज्योग्राफिकल लोकेशंस के हिसाब से डिफरेंट चेंज हो जाती है. नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव डेटा. सो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में वेन एवर वी आर क्लासिफाइंग द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स. लाइक हम अगर इंडिया की पॉपुलेशन का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हम पहले इंडिया में ऐसे लोगों को क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी, की दोज हु आर इंडियंस एंड दोज हु आर नॉट इंडियंस. देन रिलीजन के बेस पर क्लासिफिकेशन हो सकता है, हम हिंदूज, सिख, ऐसे. देन जेंडर बेसिस पर क्लासिफिकेशन हो सकता है मेन एंड वुमेन का. देन लिटरेसी बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि कितने मेंस में कितने लिटरेट हैं और कितने इलिटरेट हैं. ठीक है, मैरिटल स्टेटस पर हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि हाउ मेनी मेंस आर मैरिड एंड हाउ मेनी मेंस आर unmarried. Next classification is quantitative classification. So whenever we are classifying the data on the basis of quantitative characteristics like their height, weight, age, income, etc. Like we are classifying the families in your localities on the basis of their incomes. कि income group 50,000 से बिलो इनकम वाले कितने हैं और 50,000 से प्लस इनकम वाले कितने हैं. तो इस तरह से अगर हम कोई न्यूमेरिकल फिगर के बेसिस पर डिविजन करेंगे तो दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन. The next topic is qualities of a good classification. So number 1 quality is comprehensiveness. बेसिकली आपने जो भी क्लासिफिकेशन किया है दैट नीड्स कि उसके अंदर ग्रुप के सारे आइटम्स इंक्लूडेड हो और वो पूरे ग्रुप के आइटम्स को इक्वली रिप्रेजेंट कर सके. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज क्लैरिटी. दैट मीन्स कि कोई भी आइटम जो भी हमने उस क्लासिफिकेशन में इंक्लूड किया है उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो सारे आइटम्स क्लियर होने चाहिए सो दैट कि कोई एक लेमैन पर्सन भी अगर उसे देखे तो वो उसे ईजिली समझ में आ जाए. थर्ड पॉइंट इज़ होमोजेनिटी. डेफिनेटली अगर आप एक कैटेगरी के अंदर, एक ग्रुप के अंदर कुछ आइटम्स को इंक्लूड कर रहे हो सो दे नीड टू बी ऑफ द सेम कैरेक्टरिस्टिक, सेम क्वालिटी, सेम नेचर. अगर आपने सेम नेचर डेटा नहीं पुट ऑन किया है तो फिर आपका क्लासिफिकेशन सही नहीं होगा. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल यू कैन से कि अगर हम सब स्टूडेंट्स के हाइट का डेटा रख रहे हैं तो हाइट के बीच में एक पर्सन का वेट का डेटा आना कोई सेंस नहीं बनाता. वहाँ पर अगर हमें हाइट की बात हो रही तो सारा हाइट का डेटा होना चाहिए. जब हम वेट कैलकुलेट करेंगे तो फिर हम पूरा वेट का डेटा ही लेंगे. नेक्स्ट इज सूटेबिलिटी.
डेफिनेटली जो भी हमने कैरेक्टरिस्टिक वहाँ पर इंक्लूड करी है या जिस भी बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करना चाह रहे हैं वो डेटा का क्लासिफिकेशन उस कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए. अगर हम अनयूज़फुल डेटा रखेंगे या ऐसे डेटा के को इंक्लूड कर लेंगे जो सूटेबल ही नहीं है तो फिर हमारा जो कंक्लूजन है वो ड्रॉ नहीं हो पाएगा. जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि अगर हमें बच्चों के IQ लेवल को टेस्ट करना है या इंटेलिजेंस लेवल को टेस्ट करना है तो वहाँ पर वी नीड कि हमें उनका एकेडमिक्स का डेटा चाहिए होगा, हमें उनके मार्क्स का डेटा चाहिए होगा. वहाँ पर अगर हम बच्चों के हाइट को इंक्लूड करते हैं तो दैट डजंट मेक एनी सेंस कि किसी की हाइट अगर ज़्यादा है या हाइट अगर कम है तो उसका IQ लेवल उतना ही ज़्यादा या कम होगा. ठीक है. देन इज़ स्टेबिलिटी. डेफिनेटली हमने जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है, हमने जिस भी काइंड का डेटा यहाँ पे यूज़ किया है वो पूरे क्लासिफिकेशन के बीच में सेम ही रहना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो क्लासिफिकेशन बीच में फ्लक्चुएट होता जा रहा है. अगर वो फ्लक्चुएशन में है डेटा तो फिर वो स्टेबल नहीं होगा और कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे. देन बात करते हैं इलास्टिक की. डेफिनेटली क्योंकि हमारे क्लासिफिकेशन का पर्पस हो सकता है मिड ऑफ द टाइम पे चेंज हो जाए. लाइक हम IQ के साथ में बच्चों का EQ भी चेक करना चाहते हैं, दैट्स इमोशनल क्वोशंट भी अगर हम चेक करना चाहते हैं. सो वहाँ पर हमारे डेटा में एटलीस्ट इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप 1 से 2 कंक्लूजन उस पर विड्रॉ कर सको. बहुत ज़्यादा रिजिड डेटा अगर हम लेंगे तो फिर हमारे कंक्लूजन्स प्रॉपर नहीं आएंगे. देन बात करते हैं वेरिएबल की. सो बेसिकली वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक जस्ट कैरेक्टरिस्टिक है, एक XYZ कोई भी अल्फ़ाबेट है जिसकी वैल्यू हर सीरीज़ के अकॉर्डिंग, हर डेटा के अकॉर्डिंग चेंज होती जाती है. वेरिएबल हमें 2 तरह के मिलेंगे. फर्स्ट इज़ डिस्क्रीट वेरिएबल एंड सेकेंड इज़ द कंटिन्यूस वेरिएबल. सो बेसिकली डिस्क्रीट वेरिएबल इज़ दैट जो कि वैल्यू में एक कंप्लीट नंबर होता है और वैल्यू स्किप करती जाती है उसकी. लाइक दिस इज़ अगर हम एक सीरीज़ की बात कर रहे हैं और सीरीज़ में ऐसे दिया हुआ है 5, 7, 10, 15, 20, 35, 45, 58. सो इस तरह की सीरीज़, इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कॉल्ड डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रीट सीरीज़, जहाँ पर X वेरिएबल की वैल्यूज़ जो है वो फिक्स्ड है और एक स्पेसिफिक कंप्लीट नंबर है. इफ़ आई एम सेइंग X इज़ 5 दैट मीन्स कि X 5 ही है, वो ना ही 5.5 होगा और ना ही 4.5 होगा. It's completely a 5, a single digit number. But talking about continuous variable, so continuous variable में there is a range of values or there is a fraction of values जो कि उस specific variable के लिए हो सकती है. Like आपने continuous series देखी होगी छोटे classes में जब आपने मीन मीडियन मोड पढ़ा, तो कंटिन्यूस सीरीज़ में क्लास इंटरवल्स होते हैं, क्लास रेंजेस होती हैं. लाइक 5 to 10, 10 to 20, 20 to 25, 30 to 40. इस तरह से क्लास रेंज कम्प्लीटली डिसाइड होती है. तो एट दैट मोमेंट अगर मैं X की वैल्यू की बात करूँ तो अगर 0 से 5 का क्लास इंटरवल है तो X का मतलब ना ही 0 है, X का मतलब ना ही 5 है. X कैन बी एनी वैल्यू lying between 0 to 5. It can be 0, 1, 2, 3, 4. It can be 0.5, 1.5, 2.5. It can be 2.49. It can be 3.67. It can be any value. So continuous series के केस में X की जो वैल्यू है वो एक रेंज में डिफाइंड होती है, एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती. Whereas in discrete the X is having, or any of the variable like XYZ ABC is having a specific definite value which is final.